ओके, तो ये रही एमएनएम फाइनेंशियल की बात। ये पहला राइट इशू कैंडिडेट था जिसकी हमने चर्चा करी। रिसेंटली आपने एक और कंपनी के राइट इशू के खबर सुनी। पीवीआर के इसी हफ्ते नंबर्स आए। नंबर्स कमजोर थे और नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट ने यह भी घोषणा करी कि बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए जुटाने की मंजूरी दी है। अब कोविड का, पैंडेमिक का तगड़ा इंपैक्ट हम कई सारे सेक्टर्स में बोलते हैं, उसमें सबसे तगड़ा इंपैक्ट अगर किसी स्पेस पे पड़ा है तो वो एग्जीबिशन बिजनेस पे। ध्यान रखें, लॉकडाउन से पहले, जो नेशन वाइड लॉकडाउन था, उससे पहले कई सारी राज्य सरकारों ने पहले ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया था। मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र में, मुंबई में उस लॉकडाउन से पहले ही ये सारे मल्टीप्लेक्सेस बंद कर दिए गए थे और अब तक कोई खबर नहीं है कि कब तक मल्टीप्लेक्सेस। अभी मॉल्स खुल गए, मॉल्स में मल्टीप्लेक्सेस नहीं खोले जा रहे हैं, उनका समय अभी आया नहीं है, तो अभी वो पेन पीरियड से कंटिन्यू होता हुआ। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी पे तगड़ा इंपैक्ट। और Q4 नंबर्स तो सिर्फ उसका अंश थे, क्योंकि उसमें रेवेन्यूज 23% गिरे, 74 करोड़ का लॉस आता हुआ नजर आया। अब जो आंकड़ा आएगा Q1 का, वो और चैलेंजिंग होगा, वो और दिक्कत भरा होगा। दिक्कतें हैं, इसलिए आरबीआई के मोरेटोरियम के लिए ये कंपनी ने अप्लाई करा था। 3 महीने का वो ब्याज और असल देने के लिए जो छूट दी गई थी, उसके लिए अप्लाई करा था। तो सब दिक्कतें हैं। उस बीच पीवीआर कुछ फंड रेजिंग की तैयारी करता हुआ, लेकिन ये जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, कई सारी चीजें स्टॉक्स में फैक्टर्ड इन है, पर पीवीआर के लिए अभी भी एक क्वेश्चन मार्क मेरे ये है, मुझे विजिबिलिटी नजर नहीं आती, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है कब वो मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे। मुझे पता नहीं कितने लोग वाकई मल्टीप्लेक्सेस जाके इस समय पिक्चर देखना चाहेंगे। प्रॉब्ली 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन भी शायद चैलेंजिंग सिनेरियो पोज हो। तो बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, मॉडल डिस्टर्ब हुआ है फॉर द टाइम बिंग। क्या कॉल होगा पीवीआर पे सर? नहीं, थोड़ा साइडलाइन पे रहना चाहिए। आई थिंक आई गिव यू 3-4 ब्रॉड रीजंस फटाफट आशीष जी। आई थिंक पहले आपने जो राइटफुली कहा, आई थिंक Q1 के तो नतीजे और भी खराब आएंगे क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन में थे, इसलिए देयर इज जीरो टॉप लाइन दैट विल गेट रिपोर्टेड। एट द सेम टाइम आई थिंक जितने भी इनकर्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, जो आई थिंक फिक्स कॉस्ट के होते हैं, फिक्स नेचर के, वो तो उनको बेयर करने ही, इसलिए Q1 में भी आई थिंक एक तगड़ा लॉस आने की पूरी उम्मीद है। रिकवरी के मोड्स Q2 से जब स्टार्ट होंगे, एज द लॉकडाउन मेजर स्टार्ट गेटिंग ईज्ड, कितने पब्लिक कितनी जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के हिसाब से, और फुटफॉल्स मैनेजमेंट ने बहुत साफ कहा है कि एब्सोल्युटली कम होने वाले इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो आई थिंक जो एवरेज टिकट प्राइसेस होती हैं, आई थिंक वो भी घटने के आसार है, और ओवरऑल टिकटिंग रेवेन्यूज, अच्छा, विद टिकटिंग रेवेन्यूज एंड फुटफॉल्स गेटिंग लोअर, इनके जो आई थिंक ग्रॉस मार्जिन्स होते हैं फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस के, जो हम थिएटर जाके पॉपकॉर्न खाते हैं, इसकी ग्रॉस मार्जिन बहुत ज्यादा होती है, तो इबिट को कंट्रीब्यूट काफी सिग्निफिकेंटली होती है, ये भी कम होती जाएगी। Advertising revenue obviously have got renegotiated, and these players are negotiating their rental costs with the distributors as well, जो ने lease की है। So there are some offsetting effects, थोड़े layoffs भी कर रहे हैं, cost optimization, but earnings के हिसाब से I think मार तगड़ी है। And don't forget, I think जो OTT releases आ रही हैं, कल शाम को ही एक रिलीज होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पे, ये जबरदस्त कॉम्पिटिशन दे सकती है इन टाइम्स लाइक दिस। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वेट एंड वॉच करना लाजिम होगा। हाँ, वो एक मूवी कल स्क्रीन होने वाली है, कल दिखाई जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब मूवी रिलीजेस, बड़ी बड़ी मूवी रिलीजेस वहां पे होना, और इन मल्टीप्लेक्सेस की यूनियन ने पहले कह दिया जो रिलीज हो चुकी मूवीज हैं उनको हम, जब मल्टीप्लेक्स एग्जीबिशन हॉल्स हमारे खोलेंगे तो हम नहीं दिखाने वाले। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी स्पेस पे अब बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक गजब का मोमेंटम दिखा रहा था इस पैंडेमिक से पहले, क्या तेजी थी इसके। देखा देखी आइनॉक्स लेजर तक बहुत गजब का मूव दिखाना शुरू कर चुका था। 2000-2100 मेरे ख्याल से उसके प्लस लेवल्स हमने देखे थे। उन हाइस से ये करेक्ट हो गया, अभी भी लो लेवल से रिकवरी के बावजूद 50% नीचे ही कामकाज कर रहा है। सतविंदर सर, क्विकली चार्ट चेक। देखो आशीष, मेरे हिसाब से ये डेड कैट बाउंस था, ये करीबन 700 के लेवल से हमने 1200 1250 तक का पुल बैक किया। आई थिंक दैट पुल बैक शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। मेरे हिसाब से ये जिस तरह से ऊपरी लेवल से एक प्रेशर आया, उसके बाद ये जो तेजी वाला था, जो बुल्स के हाथ में जो बैटन था, वो जो भाग रहा था तेजी का बैटन लेके, प्रोबेबली ये मंदी वाले के हाथ में फिर से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पुल बैक मिलता है 1000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्रोबेबली 1100 तक भी एक पुल बैक मिल सकता है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू ट्रेड फॉर दैट 100 रुपीज। मैं ये कहूंगा जहां पुल बैक मिले वहां पे एग्जिट ले ले, फिलहाल पीवीआर को अवॉइड करो।
ओके, तो पीवीआर इस समय अवॉइड है और फंडामेंटली जैसे वीरेश कह रहे हैं Q1 चैलेंजिंग होगा, आने वाला समय थोड़ा चैलेंजिंग है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। एक समय की सबकी पसंदीदा स्टॉक था कि किसी ने एज्यूम नहीं करता इस तरह के लॉकडाउन, इस तरह का पैंडेमिक, इस तरह का पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं इन मल्टीप्लेक्स, इन थिएटर ओनर्स के लिए। टाटा पावर और इस स्टॉक, इस कंपनी ने भी घोषणा कर दी है और एक्सक्लूसिव सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पे मनी कंट्रोल के जरिए हमने जानकारी दी थी और फाइनली वो पुष्टि होती हुई, ये कंपनी तैयारी कर रही है 2000 करोड़ रुपए के राइट इशू लाने की। इनफैक्ट कहा जा रहा है कोटक महिंद्रा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट बैंकर की तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है इस राइट इशू पर कामकाज शुरू करने के लिए। राइट इशू मोस्ट लाइकली है अगले क्वार्टर में कंपनी का हिट होता हुआ नजर आएगा और यह तक रिपोर्ट करा जा रहा है कि शायद राइट इशू का क्वांटम जो इवेंचुअली इससे ज्यादा हो जो आपको आपकी स्क्रीन पे इस समय नजर आ रहा है। तो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की पावर जनरेशन कंपनी फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है, लार्जली अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए और शायद कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को टैप करने की तैयारी हो। लेकिन ये वो पॉकेट है, ये वो सेक्टर है, ये वो थीम है जो सालों से डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई है। ऐसे में मयूरेश कभी तो चलेगा, चलने का समय आया क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा आशीष जी। आई थिंक ये थीम कभी चली ही नहीं और इसके रीजंस आई थिंक काफी ऑब्वियस हैं। टाटा पावर के बैलेंस शीट के हिसाब से जो इनकी डेट बैलेंस शीट पे है दैट इज स्टिल क्वाइट सिग्निफिकेंट। 47,100 करोड़ की डेट है और हालांकि इन्होंने 2,500 से कम की है डेट एंड दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट टू गो डाउन फर्दर, क्योंकि दो इनके स्टेक सेल्स हुए हैं। एनर्जी बिजनेस में इनको $110 मिलियन मिले हैं और शिपिंग बिजनेस और रिन्यूएबल एनर्जीज के थोड़े बिजनेस और टाटा प्रोजेक्ट्स के थोड़े बिजनेस शायद ये बेचने की चाहत रखते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर। सो बिडर्स कैसे आएंगे, बायर्स कैसे आएंगे, उससे आई थिंक डेट थोड़ी कम हो सकती है। दूसरा, रिजल्ट्स के हिसाब से मुंद्रा एंड कोल जेवीज ऑब्वियसली डिड वेल, बट जो रिन्यूएबल एनर्जी और स्टैंड अलोन पावर बिजनेस है वहां पे अभी भी दिक्कतें हैं। अभी आई थिंक अपसाइड रिस्क कहाँ रहते हैं आशीष जी? अपसाइड रिस्क रहते हैं कि जो मुंद्रा पीपीए है वहां पे अगर अमेंडमेंट्स आते हैं बिकॉज दैट रूलिंग हैज ऑलरेडी कम थ्रू, इफ देयर इज रीनेगोशिएशन ऑन द पीपीए वहां पे एक अपसाइड रिस्क खुलते हैं। और दूसरा, अगर जो डाइवेस्टमेंट्स की हम बात करें या डीलेवरेजिंग की, अगर ये जोरदार तरीके से ट्रैक्शन पकड़ती है तो कैश फ्लोज में जोरदार सुधार आ सकता है। हालांकि 4,000 करोड़ का केपेक्स रिन्यूएबल और स्टैंड अलोन पे अभी भी बरकरार है, इसलिए इफ्स एंड बट्स काफी है ये स्टॉक को लेके। जो अभी अनाउंसमेंट हुई थी आरईसी पीएफसीज जो डिस्कॉम्स को पैसे देंगी एंड दे कैन प्रॉब्ली पे ऑफ देयर जनरेटर्स, वहां पे आई थिंक एक थोड़ा बेनिफिट आ सकता है एज दिस मैकेनिज्म स्टार्ट्स हैपनिंग। तो आई थिंक पॉजिटिव्स काफी है, नेगेटिव शायद जेस्टेट हो गए हैं स्टॉक में, बट आई थिंक एक दायरे में रहेगा स्टॉक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टिल देयर इज क्लैरिटी ऑन ऑल दीज इश्यूज इन माय ओपिनियन। तो हाँ, तो कई सारी दिक्कतें हैं, उस बीच दायरे में रहेगा। ये दायरा क्या हो सकता